आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अठारह अगस्त है, आज ट्यूसडे है और ये है हमारा इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। चीन को फिक्र है कि नेपाल के नौजवान भारत की सेना क्यों ज्वाइन करते हैं। वो पैसे लगाकर नेपाल में स्टडी करवा रहा है। चर्चा चल रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन नेपाल के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल कराना चाहता हो। तो नेपाली लोगों का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता और उस पर चीन की तिरछी नजरें, इसका मतलब समझेंगे। आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से सुर्खियां बटोरू बयानों से दूर थी, लड़ भी नहीं रहते बीजेपी से, लेकिन अब वो कुछ एक्टिव हो रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी थी। आज हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है 2022 की तैयारी के लिए। और आखिर में बात होगी कि योगी आदित्यनाथ इतने सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर उनसे विधायक क्यों नाराज होते रहते हैं। यूपी में कुछ 4-5 विधायक पब्लिकली अपने ही स्टेट की पुलिस और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक सांसद भी हैं। क्या चल रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के एग्जाम्स की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जिससे संक्रमितों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है और पहली बार कोविड-19 से 58,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 19,77,000 से ज्यादा हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने वेदांता लिमिटेड की तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में कॉपर स्मेल्टर संयंत्र को फिर से खोलने की याचिका आज निरस्त कर दी। यूपीएससी ने 2020-21 के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान कोरोना वायरस की वैक्सीन के आखिरी फेज का ट्रायल करने जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा उन 29 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके नाम की सिफारिश मंगलवार को खेल मंत्रालय की पुरस्कार चयन समिति ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिए की है। और आईपीएल 2020 के लिए ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में आईपीएल के इस सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दिन भर है ये और मैं हूं कुलदीप मिश्र। नेपाल, भारत और चीन, इन 3 देशों की अगर एक साथ मैं बात करूं तो आप बैकग्राउंड में पेज 3 का वो गाना चला सकते हैं कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज तक रेडियो को मालूम हुआ है कि चीन की सेना की रुचि अब नेपाल के नौजवानों में बढ़ रही है। खबर यह है कि चीन नेपाल में एक स्टडी करवा रहा है, ये समझने के लिए कि नेपाल के नौजवान क्यों भारत की सेना में शामिल होते हैं। अब नेपाल से जो हमारा रिश्ता है, मतलब हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हुए उनको अगर एक बार को किनारे कर दें तो नेपाल से बहुत अच्छा हमारा रिश्ता रहा है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और हिस्ट्री बुक में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज़ादी के पहले से ही, अंग्रेज़ों के समय से ही गोरखा रेजिमेंट्स वजूद में थीं और उसमें नेपाल के लोग भारत की सेना में शामिल होते थे और वो सिस्टम आज़ादी के बाद भी जारी रहा, अभी तक है। और नेपाल के गोरखा लड़ाकों पर इंडियन आर्मी बहुत नाज करती है, ख़ासतौर से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में, यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों की जंग में वे माहिर हैं। लेकिन चीन को क्या पड़ी है कि वो इसमें अब रुचि ले रहा है। अभिषेक भल्ला हैं हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता, उन्होंने ये स्टोरी की है, हमने उनसे बात की। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इसकी पुख्ता जानकारी है कि कैसे चीन नेपाल में एक एनजीओ के जरिए, जो जिसका नाम चाइना स्टडी सेंटर है और भारत में ही माना जाता है कि ये जो एनजीओ है चाइना स्टडी सेंटर, ये एक इंटेलिजेंस विंग है, खुफिया विभाग है, ज्यादातर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये हालांकि एक एनजीओ जो कल्चरल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इंटेलिजेंस रिलेटेड काम इनको काफी दिया जाता है। तो जून के महीने में इस तरह की स्टडी जो है वो कमीशन की गई है चीन की तरफ से और ये भी जानकारी है कि करीब 12-12.5 लाख का की फंडिंग
दी गई है चीन की तरफ से ये स्टडी करने को। जाहिर सी बात है कि जो टाइमिंग है ऐसी स्टडी का, उससे साफ होता है कि चीन जो है काफी जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो नेपाल और हिंदुस्तान के संबंध हो, इसके दौरान वो ये जानना चाहता है कि गोरखा सैनिक आखिरकार क्यों भारतीय सेना इतनी सालों से ज्वाइन करते आ रहे हैं, और देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन भारतीय सेना के जितने लोग हैं उनका तो यही कहना है कि एक जो मिलिट्री बॉन्ड बना हुआ है दो देशों के बीच इतने सालों से, उसमें कोई बदलाव आने की तो उम्मीद है नहीं। अभिषेक, जो ये स्टडी चीन करवा रहा है नेपाल में, नेपाल के नौजवानों के बीच, तो जो हाल फिलहाल का इंडिया और नेपाल के बीच के टेंशन्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस स्टडी का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो जिस तरह के रिश्ते भारत और नेपाल के बहुत सालों से रहे हैं, खास करके जो सेनाओं के बीच में तो रिश्ता एकदम परिवार की तरफ से है। अगर आप किसी भी गुरखा रेजिमेंट के सैनिक से पूछिए जो नेपाल से आते हैं, उनके लिए भारतीय सेना एक फैमिली की तरह होती है। और करीब 28,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में हैं, 1,30,000 वेटरन्स भारतीय सेना में हैं। तो जाहिर सी बात है ये रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और चीन जो है, जिसको कहते हैं कि ट्राइंग टू टेक एडवांटेज इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब कि जो माहौल बना हुआ है, जो हालात बने हुए हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि रिश्ते और खराब हों भारतीय और नेपाली नेताओं के बीच, और इसीलिए वो इस तरह की स्टडी जो है कराना चाहता है, क्योंकि दोनों सेनाओं का जो रिश्ता है वो बहुत बहुत सदियों पुराना है, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक जो है एक रिलेशनशिप बना हुआ है दो देशों में। मत भूलिए कि जितने ये सैनिक यहाँ पे भारतीय सेना में काम करते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं, इनकी पेंशन भी भारत से जाती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो भारत से जाते हैं। और इसीलिए एक इंस्पिरेशन होती है अगली पीढ़ी को भी भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए। हर साल करीब 2,000 सैनिक अभी भी भारतीय सेना में से जुड़ रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि अगर 2,000 जुड़ रहे हैं तो कितने और जो हैं सामने आते होंगे, अप्लाई करते होंगे भारतीय सेना में जुड़ने के लिए। ठीक है अभिषेक, नेपाली लोग अरसे से, कई दशकों से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं, तो क्या ये बात चीन की आंखों में चुभ रही है, और इस स्टडी के बिना पर क्या इस मुद्दे को डिप्लोमेटिकली तूल देने की कोशिश नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में चीन करेगा? मतलब असल वजह क्या है? जी बिल्कुल चुभ रही है, और यही कारण है कि इस तरह की स्टडी जो है चीन ने पहली बार, मैंने काफी लोगों से पूछा कि क्या पहले भी इस तरह की पहल हुई है, तो सबने मुझे कहा कि उनको नहीं याद आता कि कभी चीन ने इस तरह की कोशिश की हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन की आंखों में ये चुभ रहा है, और इसीलिए इस तरह की कोशिशें हो रही है कि कैसे रिश्तों में फूट डाली जा सके। लेकिन आप अगर भारतीय सेना के किसी भी अफसर से पूछें जिसका कोई भी ताल्लुक रहा है गोरखा रेजिमेंट के साथ, वो आपको यही कहेगा कि चाहे चीन जितनी भी कोशिश कर ले, इस रिश्ते को में फूट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि एक पारिवारिक किस्म का रिश्ता हो जाता है, सिर्फ जवानों का नहीं, सिर्फ अफसरों का नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी। तो और गोरखा सैनिक जो है बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन माने जाते हैं, बहुत ज्यादा बहादुर तो होते ही हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो माना जाता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। ये हैं तो बहादुर फुर्तीले सैनिक, लेकिन ये आसानी से गाली भी नहीं देते हैं, इतने ज्यादा सिंपल सैनिक माने जाते हैं। तो जो ये रिश्ता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि चाहे जितनी कोशिश हो जाए, इस रिश्ते को तोड़ना नामुमकिन है।
ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक भल्ला। आपदा में अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए लॉकडाउन की शुरुआत में ये नारा दिया था और इसको सीरियसली लिया है अरविंद केजरीवाल ने। उनकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन संभावित राज्यों में जहां पार्टी को अवसर दिखाई पड़ रहा है वहां ऑक्सीजन नापने की मशीन ऑक्सीमीटर के जरिए एक नए तरीके का जन संवाद शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीमीटर पॉलिटिक्स के जरिए आम आदमी पार्टी की नज़र पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर है। 2022 में इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि पंजाब में पार्टी पिछली बार जीत सकती थी पर जीतते जीतते हार गई थी। तो इस बार पार्टी की रणनीति क्या है और उसमें ऑक्सीमीटर को कैसे वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने बात की आज तक रेडियो संवाददाता आशुतोष मिश्रा से, जो आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं और उस पर नजर रखते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर जितनी छोटी स्थानीय पार्टी है उसके लिए मिशन 2022 ही बड़ा है। वो इसलिए कि इन्हीं सालों में 4 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गोवा है, उत्तराखंड है और पंजाब है। इन 4 में से पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका में है। गोवा में उसके पास 5-6% का वोट बैंक है। लेकिन बाकी जो 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने नगर पंचायत के जो चुनाव लड़े, कुछ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इन 4 राज्यों के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी पहले एक राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहती है। तो इसके लिए उन्होंने नई रणनीति बदलाव किया कि जब कोविड में एक्टिविटीज रुकी हुई हैं तो उन्होंने ये सोचा कि इस समय में, क्योंकि आप अब जनसभाएं नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो डिजिटल माध्यमों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, दूसरी बैठकों हो, जितने संगठन प्रभारी हैं उन सबके साथ बैठकें शुरू की हैं। यहाँ तक कि पंजाब की जो पूरी इकाई है उसको डिसबैंड करके वहां पर नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पंजाब में दिल्ली के विधायक जर्नैल सिंह को भेजा है, आतिशी और कपिल भार्गव को उन्होंने गोवा भेजा है। उसी तरह संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है और वो लगातार वहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। उसी तरह दिनेश मोहनिया को उत्तराखंड में। तो एक नए तरीके से संगठन, क्योंकि 2022 के चुनाव में पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी, नतीजे वैसे नहीं आए। उसके ठीक बाद महीने भर के भीतर नगर निगम का चुनाव भी हार गए। तो इन 4 राज्यों के साथ दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। उसके लिए उन्होंने सारा मोर्चा दुर्गेश पाठक को दे रखा है। तो इन सब नेताओं की जिम्मेदारी है कि संगठन की तमाम कमियों को दूर किया जाए, साथ ही पिछले चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उनसे सबक लेकर के नई मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाए। और उसी रणनीति के तहत नगर निगम में अभी से बीजेपी पे लोकल मुद्दों पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। साथ ही चूंकि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर वो राज्य के मुद्दे और राज्य के नेतृत्व पर ही सवाल कर रहे हैं। मसलन अगर आप संजय सिंह को देखें तो वहां उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी वो प्रधानमंत्री अमित शाह का नाम लेने से गुरेज करते हैं, बल्कि सीधे सीधे योगी सरकार पर हमला बोलते हैं। तो उसमें चाहे अपराध का मुद्दा हो, किसानों का हो, बेरोजगारी का हो, और कोरोना काल में कैसे किन राज्य सरकारों ने हैंडल किया है, इन मुद्दों को लेकर के वो स्थानीय सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन मुद्दों के साथ साथ दरअसल कोशिश ये भी है कि जनसंपर्क कैसे बनाएं। उस जनसंपर्क के लिए आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की। आशुतोष, आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली में तो अच्छा है, मतलब ये बात मालूम है। पंजाब में भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके अलावा पार्टी का संगठन तो कहीं मजबूत है नहीं। तो अभी यहाँ से जो दिख रहा है, पार्टी की स्ट्रेटेजी अब क्या है? वो प्रयोग दरअसल बेहद अनूठा है। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था और जब मैंने इस पर थोड़ा सा एनालाइज किया तो समझ में आया कि ये अपने आप में बेहद अलग प्रयोग है। दिल्ली में जब कोरोना की स्थिति पर सरकार काम कर रही थी, तब उस समय अचानक ऑक्सीमीटर जब सामने आए तो सबसे पहले अस्पतालों में ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल हुआ। उससे ये समझ में आया कि भाई आप शरीर में ऑक्सीजन कितना है। कोरोना में देखा जाता है कि जो प्रभावित हैं ऑक्सीजन लेवल उनके शरीर में घटता बढ़ता है। तो उस ऑक्सीमीटर का इन्होंने इस्तेमाल जब अस्पतालों में किया तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में घर घर तक ऑक्सीमीटर बंटवाने शुरू किए। और जब घर घर में ऑक्सीजन बंटवाए तो उससे एक फायदा ये होने लगा कि जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे थे उन्हें उसका काफी फायदा मिला। उसके बाद प्रभावित इलाकों में भी रैंडम ऑक्सीमीटर, अभी इनका खर्च बड़ा कम होता है, 200-300-500 रुपए का आता है। एक ऑक्सीमीटर से आप पूरे मोहल्ले का टेस्ट, पूरे गली का टेस्ट कर सकती हैं। अब ये समझ में आम आदमी पार्टी को कि ये बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है, क्योंकि आप मास्क बांटने, सैनिटाइजर, इनका थोड़ा खर्चा अलग होता है, फिर नहीं जुटा सकते। तो अब दरअसल आम आदमी पार्टी ने क्या किया है कि एक ऑक्सीमीटर पॉलिटिक्स शुरू की है। उसके तहत जिन 4 राज्यों में उनकी नजर है और दिल्ली में जहां पर नगर निगम चुनाव होने हैं, अपने संगठन में ये कह दिया है तमाम प्रभारियों को, कार्यकर्ताओं को कि गांव गांव तक पहुंच बनाइए, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाइए
और ऑक्सीमीटर लेकर के जाइए, यानी गिने चुने कार्यकर्ता, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी न टूटे, मास्क पहन कर जाएं, सैनिटाइजर लेकर के जाएं, वो गांव-गांव जाएंगे। और इसकी शुरुआत आपको बताऊं कि इसकी हो भी चुकी है। जो जानकारी मुझे मिली, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उत्तर प्रदेश से जो आ रही हैं, पार्टी के हैंडल से साझा की जा रही हैं, कि वहां 2-4 कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनके उंगली में उसे ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके बताते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन कितना है। लोगों को भी ये लगता है कि देखिए हमारी मदद से इससे पता, एक तरह की टेस्टिंग है, पता चल जाएगा कि कोरोना की संभावना है या नहीं है। उसके साथ साथ पार्टी उनसे मिलती है, समझती है, डेटाबेस में उनका नंबर हो जाता है। अब इसी के बीच में इस आपदा के घड़ी में केजरीवाल लगातार इन 4-5 राज्यों के अलावा दूसरे कई राज्यों में जहां संगठन पर नजर है, वहां के प्रभारी, वहां के जो पार्टी के नेता हैं, यहाँ तक कि जिले के जो अध्यक्ष स्तर के अधिकारी हैं पार्टी के, उनसे भी डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। और उन्हें ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर केंद्र तक खोल लिया जाए, ताकि आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा लीजिए और लोगों को अगर लगता है संभावना है तो आकर के आपके पास टेस्ट कराएंगे। तो इस रणनीति को अगर डिकोड करें तो आप ऐसे समझेंगे कि लोगों को लग रहा है कि देखिए बीमारी में मदद भी हो रही है, और यही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसे में मदद कीजिए और उनका हिस्सा बनिए। लेकिन जब आप मदद के तौर पर किसी से जुड़ते हैं तो आप बेहतर ये समझ सकते हैं कि वो जनसंवाद कितना कारगर हो सकता है। और शायद यही मंशा लेकर के ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल, की कोरोना में ये भी आप दिखाएंगे कि देखिए हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और मदद के साथ साथ आप दरअसल जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, और तब जो संगठन होगा वो कारगर होगा। तो केजरीवाल ने भी कहा कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जागरूक भी कीजिए कोरोना के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ टेस्टिंग की सुविधा, इन सब को मिलाते हुए एक अनूठा प्रयोग जो शायद मैं देख रहा हूं कि पहली बार इस आपदा में एक पार्टी, नई नवेली पार्टी, एक स्थानीय पार्टी कर रही है, क्योंकि टारगेट तो बड़ा है और विधानसभा चुनाव में घुसने के लिए संगठन जरूरी है। आपने भी कहा कि संगठन काफी कमजोर है, उसको मजबूती तो मिल रही है, लेकिन सीधे सीधे अब जन संवाद भी हो रहा है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता आशुतोष। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों बड़ी सुर्खियों में रहती है। योगी आदित्यनाथ का जो शासन है, कुछ लोगों ने उसके लिए जो वन वर्ड एडजेक्टिव निकाला है, आप हेडलाइंस में ये अक्सर देखते होंगे, वो है योगी राज। विपक्ष में कुछ लोग आरोप लगाते हुए इसे डंडा राज कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के समय में पुलिस बहुत एक्टिव है, इसलिए ये डंडा राज है। अब उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ विधायक और एक सांसद खुले तौर पर अपनी ही सरकार की पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी गई है और अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं हैं। इनमें से एक विधायक ने लिखा है फेसबुक पर कि अपराधियों की तरह अब विधायकों को भी उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। समीर आत्मज मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार, कई दशकों से यूपी पॉलिटिक्स कवर करते हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि क्यों ऐसी नौबत आ गई कि बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के लिए इस टकराव का पॉलिटिकल मीनिंग क्या है। देखिए, दो चीजें हैं जो आपने तो कहा कॉमन पॉइंट है। पर्सनल नाराजगी तो अपनी जगह कुछ की हो सकती है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट भी है, और वो कॉमन पॉइंट अभी से नहीं, काफी पहले से। ये आप ये भी कह सकते हैं कि जब से सरकार बनी है तकरीबन कुछ समय बाद से ही ये चीज शुरू होने लगी कि विधायकों में, सांसदों में, खास तौर पे विधायकों में काफी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर के है, दो चीजें हैं। कॉमन बात ये है, आपने अगर देखा हो कि दो चीजें हैं कि कुछ विधायक व्यक्तिगत तौर पे भी, जैसे श्याम प्रकाश हैं हरदोई से विधायक, उसके अलावा वो गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर थे, कई ऐसे विधायक हैं, अब बहुत सारे नाम इस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत नाराजगी आपसे खुद भी बता रहे हैं, मीडिया में भी वो जाहिर कर चुके हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि हमारे अपने ही जिले के अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। पिछले दिनों जो जिस तरीके से ये घटना हुई, विधायक के साथ मारपीट वाली घटना, उसमें भी आपने देखा कि एक थाने का अगर थानेदार मारपीट कर ले रहा है, हालांकि अब उसमें जांच होगी क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन अगर विधायक को अपना कुर्ता फटा हुआ दिखाना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। विधायक किसी भी काम से गया होगा तो वो अपने जनता के सवाल पे ही गया होगा, आमतौर पर ऐसा माना जाता है। इन चीजों को लेकर के तो जो मैं नाराजगी के पॉइंट की बात कर रहा था, कॉमन पॉइंट वो ये है
इसमें बहुत सारे विधायकों का यही कहना है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, विकास कार्यों तक में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिले के अधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं, यहाँ तक कि वो एक प्रोटोकॉल तक मेंटेन नहीं करते हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। इस तरह की शिकायतें विधायकों ने और बीजेपी के विधायकों ने ये की है। तो काफी दिनों से ये चीज चली आ रही है और आपको याद होगा कि दिसंबर में विधानसभा के भीतर कई विधायक दूसरी धरने पर बैठ गए अपनी ही सरकार के खिलाफ। उनके समर्थन में दूसरी पार्टी के विधायक, विपक्षी दलों के विधायक भी आकर के बैठ गए थे। ये बाद में उन सब चीजों को मैनेज किया गया, लेकिन कई विधायकों का ये भी कहना है कि वो नाराजगी उनकी इस स्तर तक है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी में क्या है और किन चीजों का वो इंतजार कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नाराजगी का एक पॉइंट ये है कि अधिकारियों से वो, और दूसरी ओर ये भी लोगों का कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगते हैं तो उनको वहां से भी नहीं मिलता है। सारा का सारा जो प्रशासन है वो मुख्यमंत्री और कुछ उनके अपने गिने चुने लोग वो चला रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। तो ये तो पॉइंट है। दूसरे अभी इधर आपने देखा कि एक और एनकाउंटर्स को लेकर के जो बातें आई, कई सारे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसमें जाति विषय को एक तरह से निशाना बना रहे हैं कथित तौर पर। हालांकि एक फिगर जारी किया गया है जिसमें जातिगत रूप से बताया गया है कि किस जाति के और किस संप्रदाय के कितने लोगों का अभी तक एनकाउंटर हुआ है। लेकिन उसको लेकर के भी एक विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, उन्होंने बाकायदा, वो शायद विधानसभा में सवाल भी पूछने वाले हैं कि ये सूची हमें दी जाए कि कितनों की हत्या हुई है, कितने ब्राह्मण समुदाय के लोगों की, और इस तरह की चीजें। समीर आत्मा जी, आपने देवमणि द्विवेदी का नाम लिया, श्याम प्रकाश का नाम लिया, लेकिन नाराज़गी आरएमडी अग्रवाल को भी है, मुकेश धामा को भी है, ये भी बीजेपी के ही विधायक हैं। और तो और बीजेपी के सांसद सत्यपाल भी नाराज़ हैं, और इससे पहले भी इस तरह की नाराज़गियाँ आती रही हैं। असल बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की नाराज़गियाँ कोई रियल ट्रबल पैदा कर सकती हैं? बीजेपी की आज जो स्थिति है, जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, काफी हद तक जो सेंटर से डायरेक्ट हो रही है उस तरीके से चल रही है। चुनाव में भी आपने देखा, जो अगर पिछला विधानसभा चुनाव भी रहा हो तो उसमें इनके पास ना तो कोई चेहरा था बीजेपी के पास, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी थी। केवल और केवल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इनके सामने थी और उसी के बल पर ये पूरा का पूरा चुनाव जीता गया। ये अलग बात है कि उसमें योगी आदित्यनाथ ही कैसे मुख्यमंत्री बने, उस समय भी काफी विवाद रहा और मुख्यमंत्री के कई चेहरे और थे। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन परिस्थितियों में जो भी हुआ, इनको योगी आदित्यनाथ को बनाया गया और ये कहा गया कि ये सबके लिए काम करेंगे। पर कई लोगों ने, पार्टी के ही तमाम नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि उनके सबके लिए एक जैसा काम नहीं हो रहा है। कितना इनको नुकसान हो सकता है इस चीज का, अब ये तो थोड़ा सा अभी उसका असेसमेंट बहुत जल्दबाजी होगी, और असेसमेंट इसलिए भी कि चूंकि अभी मंदिर का शिलान्यास हुआ है। उसके अलावा ये बीजेपी चुनाव में इसको निश्चित तौर पर, और जैसा शिलान्यास कोरोना के काल में भी जिस तरीके से शिलान्यास को किया गया है, उसको निश्चित तौर पर चुनाव में भी भुनाएगी पार्टी। ऐसी स्थिति में इतनी नाराजगी, इन सब चीजों के बावजूद क्या कोई नुकसान हो पाएगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। दूसरे ये भी है कि ये नाराजगी अगर है तो किस तरफ है। एक पक्ष यह भी कहा जाता है कि जो नाराज विधायक हैं, शायद उनको ये अंदेशा हो गया है कि शायद अगली बार उनको टिकट ना मिले अगले चुनाव में, तो अपनी नाराजगी है वो खुलकर जता रहे हैं कि अब तो उनका कुछ हो नहीं सकता है। और मुझे एक विधायक ने, चूंकि उन्होंने मना किया था कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, करीब 2-3 महीने पहले की बात है, साफ तौर पे कहा था कि जब 1 साल रह जाएंगे चुनाव, तो इस तरीके से कई विधायक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, और फिर वो खुल करके सरकार के खिलाफ, अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू करेंगे। ये थे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार समीर आत्मज मिश्र। तो दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के एग्जाम्स की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए
आरक्षित होंगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जिससे संक्रमितों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है और पहली बार कोविड-19 से 58,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 19,77,000 से ज्यादा हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने वेदांता लिमिटेड की तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में कॉपर स्मेल्टर संयंत्र को फिर से खोलने की याचिका आज निरस्त कर दी। यूपीएससी ने 2020-21 के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान कोरोना वायरस की वैक्सीन के आखिरी फेज का ट्रायल करने जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा उन 29 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके नाम की सिफारिश मंगलवार को खेल मंत्रालय की पुरस्कार चयन समिति ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिए की है और आईपीएल 2020 के लिए ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में आईपीएल के इस सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो दिन भर के आज के एपिसोड में इतना ही और इस एपिसोड की साउंड मिक्सिंग की है हमारे ग्वालियर के रहने वाले सचिन द्विवेदी ने। मेरा मन है कि कभी आपको मैं अपनी टीम से मिलवाऊं, वो मौका भी हम खोजेंगे, ज़रूर खोज लेंगे। लेकिन ये है कि आप सुनते रहें, जो भी सलाह मशवरे आपके हैं, गीले शिकवे हैं, वो करते रहें, लेकिन सुनते रहें और सुनने के साथ हमें लिखिए भी, तभी हमें मालूम होगा कि आपको हमारे पॉडकास्ट में क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपके ईमेल्स हम अपने दोनों न्यूज़ एनालिसिस के जो पॉडकास्ट हैं, शाम वाला दिन भर और सुबह वाला आज का दिन, दोनों में हम आपके ईमेल्स अब शामिल करते हैं। आज जिनका ईमेल ले रहे हैं ये हैं श्रेष्ठ तोमर। श्रेष्ठ ने ईमेल किस शहर से लिखा है ये उन्होंने नहीं बताया। इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस लिसनिंग टू आज तक रेडियो, स्पेशली लिसनिंग टू नितिन ठाकुर। क्या बात है। वी गेट टू नो मेनी कॉम्प्लेक्स इशूज़ इन अ सुपर ईजी वे। सो थैंक यू सो मच श्रेष्ठ फॉर राइटिंग टू अस। और एक और बात श्रेष्ठ ने ये लिखी है कि आज तक रेडियो को वो इसलिए रोज़ सुनते हैं क्योंकि इसे सुनते हुए उनका स्केड्यूल नहीं बिगड़ता है। वो तमाम मुद्दों पर नई जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनके जो अपने काम हैं वो भी चलते रहते हैं। तो मैं भी यही बात बार बार कहता हूँ कि आप वॉक करने जाएं, सब्ज़ी काटें, ड्राइव करें, जो आपका मन हो वो आप करते रहें। आज तक रेडियो आपके काम का हर्जा नहीं होने देता। आपको आंखें भिड़ा कर कहीं देखना नहीं है, सिर्फ ये कान हमें दे दे ठाकुर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। जय हो।